हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो कैसे हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो अपनी सीरीज़ चला रहे थे तो उसमें आज हम लोगों का जो नवा सेट है वो जनरल अवेयरनेस का आपके सामने है। तो इस जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत बेहतरीन आ रहे हैं, लेकिन आप लोग देख नहीं पा रहे हैं या देख नहीं रहे हैं वो आप लोग जाने भाई। लेकिन अपने तरफ से जो मैं अपना काम है वो पूरी तरीके से पूरी शिद्दत से 100% दे रहा हूँ। आपके तरफ से रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है। आपका रिस्पॉन्स 30 to 20% ही आ रहा है। ठीक, चलो खैर कोई बात नहीं, वो तो आप अपना अलग है, हमारा अपना क्या ही कहा जाए। लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी जो मौज मस्ती में बैठे हुए हैं ना कि यार चलो ठीक है, अभी क्या पेपर की डेट थोड़ी ना है, तो इसमें दोस्त पेपर की डेट बहुत लंबी नहीं मिलती है। याद रखना, दिसंबर के लास्ट में आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। आपके पास बहुत ज़्यादा अभी समय है नहीं। ठीक, अभी आपको ऐसा लगता है कि समय है, अभी समय कुछ नहीं बचा हुआ है आपके पास। चलिए खैर उसको छोड़ते हैं, साइड रखते हैं और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में हुई थी। जो जीवक थे उनकी नियुक्ति किसके दरबार में हुई थी? कृष्णदेव राय, बिंबिसार, अशोक या समुद्रगुप्त? तो ये बिंबिसार था। कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था ये बिंबिसार। और अगर बौद्ध ग्रंथों की माने तो इसमें जो है, इसने बौद्ध ग्रंथों के अनुसार लगभग 544 ईसा पूर्व जो है ये गद्दी पर बैठा था। और इसी के वहाँ पे एक चिकित्सक थे जिसका नाम क्या था? बिंबिसार। नहीं, चिकित्सक तो जीवक था, ये आया किसके वहाँ था? बिंबिसार के वहाँ। 77 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 14वीं शताब्दी में इब्ने बतूता द्वारा अरबी में लिखी गई एक यात्रा पुस्तक निम्नलिखित में से कौन थी? इब्ने बतूता ने कौन सी जो है पुस्तक लिखी थी? अब पहली बात तो इब्ने बतूता जो है कहाँ का निवासी था? तो इब्ने बतूता मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। ठीक है, किसका निवासी था? मोरक्को का। और इसने जो किताब लिखी थी वो कौन सी किताब थी? तो रिहाला, जो एक किताब थी रिहला। ठीक, ये किताब थी और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। चलो अगला क्वेश्चन। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? जो इलाहाबाद की संधि हुई थी सिराजुद्दौला और शाह आलम, शाह आलम, रॉबर्ट, सिराजुद्दौला, शाह आलम, जो इन लोगों ने संधि की थी रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर, वो इलाहाबाद की संधि के नाम से जाते हैं। और वो हुई कब थी? तो वो 1765 में हुई थी। कब हुई थी? 1765 में हुई थी। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव आए थे और इधर से ये दो लोग गए थे। इन लोगों के बीच में जो है लड़ाई वगैरह झगड़ा जो होती थी, तभी संधियाँ होती थी। तो संधि इलाहाबाद की संधि के नाम से आते हो। 1765 में ये संधि हुई थी। ठीक है, चलो 79 नंबर देखेंगे कि किस राष्ट्रीय संघ के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो राष्ट्रीय संघ सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था। तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से इनकी जो है ये थी पार्टी। चलो भाई 80 नंबर देखेंगे। 1943 में निम्नलिखित में से किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना हुई थी? नासिक, राजमुंदरी, पुणे या सतारा? तो सतारा था यहाँ पे। सतारा में जो है, सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है। 1943 से लेकर 46 तक यहाँ सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी और यहाँ प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। सरकार की स्थापना में कांति सिंह, नाना पाटिल, वाई बी और चौहान जो थे, और इनकी भूमिका जो थी प्रमुख थी। इतने और भी लोग थे लेकिन इन लोगों की भूमिका प्रमुख थी। ठीक है, चलो कई जगह पे थी सरकार की, जो समानांतर सरकार जो है वो कई जगह पे बनी थी, जिसमें सतारा में जो है कि 1943 की बात कर रहा है तो सतारा में, 42 की बात करता है तो बलिया में। ठीक, अगस्त 1942 में जो है बलिया में एक सप्ताह के लिए बनाई गई थी। यहाँ चित्तू पांडा का नेतृत्व में जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। फिर एक तामलुक जगह है मिदानपुर बंगाल में। ठीक है, वहाँ 1942 से लेकर 1944 तक जो है वो समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी।
81 नंबर, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो आपको भी पता है, राज्यसभा तो स्थायी सदस्य होता है, स्थायी चैम्बर कहा जाता है, ठीक। और क्योंकि उसको स्थगित या विघटन नहीं किया जा सकता उसका, और जो बचा है पॉपुलर चैम्बर, तो लोकसभा होता है, क्योंकि लोकसभा बदलता रहता है, लेकिन यहाँ पे लोकसभा का नेता होता है जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता है, ठीक है। और ये लोकसभा जो है वो सार्वभौमिक, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए प्रतिनिधियों से एक गठित होता है, ठीक है। राज्यसभा में डायरेक्ट चुन के तो कोई भी नहीं आता है। चलो भाई 82 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? कौन से मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है? ये स्वर्ण सिंह समिति थी, उन्हीं की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के में शामिल किया गया था। पहले इसमें कर्तव्यों की संख्या 10 थी और बाद में 2022 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 साल के जो बच्चे थे उनको शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा उनके माता पिता के लिए मौलिक कर्तव्य बना दिया गया था, ठीक है। तो उसको मिलाकर मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 बन जाती है, ठीक। चलो 83 नंबर, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी में पाई जाती है। ये सुंदरी जो है कहाँ पर पाई जाती है, किस में पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो तो देखो क्या लिखा हो, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन और हिमालय वन। तो ये हिमालय पर्वत लिखा होता है, तो यहाँ पे मैंग्रोव वन हो जाता है। ये सुंदरी वृक्ष गंगा, जो सुंदरी वृक्ष जो है ये गंगा नदी का जो सुंदरबन डेल्टा है, ये वहीं वाला जो हेलोफाइट एक पौधा है, ये पश्चिम बंगाल के जो है उसमें मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है, ठीक। बाकी ये बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी डेल्टा है और यहाँ पे बहुत से सुंदरी वृक्ष मिलते हैं और जिनके नाम पर भी इन्हीं वनों का नाम जो है सुंदरबन पड़ा था और इसे ज्वरी वन भी कहते हैं। इन वनों की जो प्रमुख वनस्पति है उसको मैंग्रोव सुंदरी, कुजरीन, केवड़ा और बेदी के वृक्ष भी हैं यहाँ पे। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। मेघालय की किन पहाड़ियों पर मासिन राम स्थित है? गारो, जयंतिया, दिफू और खासी। तो जो मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं, जो मासिन राम स्थित है वो खासी पर स्थित है। खासी की पहाड़ियाँ हैं ये वहीं पर स्थित है। ये मेघालय राज्य की खासी जो हिल्स हैं उसी खासी ज़िले में ही, हिल्स ज़िले में ये स्थित है, खासी हिल्स ज़िले में। और इसकी राजधानी जो है वो शिलोंग लगभग वहाँ से 60 किलोमीटर दूर स्थित है और ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। कभी वहाँ जाके देखिएगा भाई, जन्नत है, मज़ा आ जाएगा। चलो 85 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 85 नंबर में, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा जो ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण था? ज्वालामुखी से जो चट्टाने वो लावा निकलता है वो पहले तो गर्म होता है, लेकिन जब वो ठंडा पड़ता है पिघल जाता है, पिघलने के बाद वो चट्टान के रूप में हो जाता है, तो उनको बेसाल्ट चट्टाने कहते हैं। कौन सी चट्टाने कहते हैं? बेसाल्ट चट्टाने वो कही जाती हैं। चलो आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है? एक्शन एट अ डिस्टेंस बल है तो तनाव, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण या खिंचाव, टेंशन, ग्रेविटी, फ्रैक्शन या पुल। अच्छा भाई, तो इसको तो गुरुत्वाकर्षण को कहते हैं। किसको कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण को जो है एक्शन एट अ डिस्टेंस बल भी इसको नाम दिया गया है। ठीक है, हाँ तो इसी को दिया गया है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो बल पदार्थ होते हैं, जो मतलब जो जितने भी पदार्थ हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते रहते हैं, ठीक। इसका जो सबसे पहली बार जो प्रतिपादन किया था, इसका जो नियम निकाला था सबसे पहले किसने दिया था? तो वो आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने इसका नियम दिया था। 87 नंबर देखो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? सोना, चांदी, लोहा या तांबा। यहाँ पे हैवीएस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा भारी की बात कर रहा है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अगर भारी की बात करेंगे तो फिर ऐसे लोहा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठीक है, जो आंसर शीट है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। ये पूछा गया था सबसे चमकीला, ठीक है, चमकदार धातु कौन सी है? तो सबसे चमकदार जो गोल्ड हो जाएगी, ठीक है, सबसे चमकदार जो है ये गोल्ड हो जाएगी। ये गलत लिखा हुआ था यहाँ पे और ऑप्शन में भी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोहा भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। चलो, प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? अच्छा, तो 88 नंबर में
ये हार्वर्ड स्पेंसर तो थे, इन्हीं का कथन होना चाहिए, ये इन्हीं का है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फिर चलो 89 नंबर देखेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? गरीबी रेखा, निर्वाह स्तर, जीविका, वेतन और भोजन रेखा। तो जो दादा भाई नौरोजी ने जो किसकी अवधारणा दी थी, दादा भाई नौरोजी ने जो है किसकी अवधारणा दी थी सबसे पहले? तो उन्होंने जो है पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे वाले जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहाँ से आ जाएगा? दादा भाई नौरोजी ने जो अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें जो है सबसे पहली बार गरीबी रेखा का मापन जो है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया था। और सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आय की जो गणना की गई थी, ठीक है, किसकी? राष्ट्रीय आय की जो गणना की गई थी वो इन्हीं के द्वारा 1867 में की गई थी। और जो प्रति व्यक्ति आय इन्होंने, जिनके द्वारा जो है प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय बताई थी, वो 20 रुपये बताई थी। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। बाजार पूंजीकरण में 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? ये खैर उस समय का करंट क्वेश्चन ना होगा, क्योंकि 2019 में ये जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इसको जो है पार किया था, तो इसीलिए यहाँ पे ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो जाएगा। चलो मुद्रा क्या है? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? मुद्रा क्या है? डेवलपमेंट एंड रिफाइंस एजेंसी यानी कि विकास और पुनरावृत्ति एजेंसी, कृषि बीमा योजना, खोजा गया नया ग्रह और शहरी नागरिकीकरण के लिए विकास और नियामक प्राधिकरण। अच्छा, मुद्रा क्या है? तो मुद्रा 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 तो विकास एवं निर्मित पुनरावृत्ति एजेंसी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक पेटाबाइट, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि पेटाबाइट आता कब है। जब तक आपने ये नहीं पता होगा कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तब तक आप इसको नहीं बता पाएंगे। और इसके लिए हमने अपने कंप्यूटर के क्लासेस में इसको बहुत बार डिफाइन किया है, बहुत बार बताया है। अपने जो कंप्यूटर की क्लास है उसमें इनके बारे में बहुत बार बताया है कि जो बिट होती है, एक बिट 1 या 0 से मिलके बनती है, 0 या 1, जिसको हम लोग बाइनरी नंबर भी कहते हैं। एक निबल बराबर 4 बिट्स होती हैं। एक बाइट जो बनता है वो 8 बिट्स से मिलके बनता है। और 1 किलो बाइट यानी कि 1 KB जो होता है वो 1024 बाइट्स मिलती हैं, तब बनता है। फिर 1 MB कब बनता है? जब 1024 किलो बाइट मिल जाती हैं। फिर जब 1024 मेगाबाइट मिल जाती हैं तब 1 गीगाबाइट बन जाता है। फिर 1024 जब गीगाबाइट मिल जाती हैं तो टेराबाइट बन जाता है। फिर 1024 टेराबाइट मिल जाती हैं तब एक पेटाबाइट बन जाता है। फिर 1024 जब पेटाबाइट मिल जाती हैं तब क्या? एक्साबाइट बन जाता है। और 1024 एक्साबाइट मिलती हैं तो जेराबाइट बन जाता है। और जब 1024 जेराबाइट मिलती हैं तो जेटाबाइट बन जाता है। ठीक है, यहीं तक की अभी तक गणना आपको कंप्यूटर में दी गई है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो टेराबाइट हो जाएगा। जब 1024 टेराबाइट मिलेंगी तो वो 1 पेटाबाइट के बराबर बन जाएंगी। चलो फिर 93 नंबर देखेंगे, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्र भूमि है? कौन सी आर्द्र भूमि की बात कर रहे हैं? विशालतम, आर्द्र का मतलब लगभग समझ लीजिए जो वेटलैंड यानी कि गीली जमीन की बात करता है। तो वेम्बनाड, कोल, सुंदरबन, पुलिकट झील, गंगा नदी का ऊर्ध्वाधर भाग। तो आपको सबसे बड़ी जो मिलेगी वो सुंदरबन जो है भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्र भूमि है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है। चलो 94 नंबर देखिए, पेंटिंग माई मदर किसने बनाया है? जो पेंटिंग है माई मदर वो बनाया किसने है, ये पूछा जा रहा है। तो ये अविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने बनाया था इसको। ये पेंटर थे, इन्होंने बहुत सी पेंटिंग की हैं। इन्होंने तो पेंटिंग उस पर भी की है जो हमारे संविधान है उनके पन्नों पे भी पेंटिंग है। इनके द्वारा बहुत सी पेंटिंग उसमें जोड़ी गई थी। 95 नंबर, मंगलयान मिशन को किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? GSLV MK3, PSLV C-35, PSLV C-38 और PSLV C-25। तो जो मंगलयान उपग्रह था जो 2013 में आंध्र प्रदेश के जो श्रीहरिकोटा है वहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है, वहाँ से ये ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान यानी कि PSLV C-25 से छोड़ा गया था, जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। खैर ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। 97 नंबर,
97 नंबर देखिए क्या हो जाएगा कि भारतीय मूल के किस नोबेल विजेता को यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? वेंकी रामकृष्णन, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी और कैलाश सत्यार्थी। तो आपको भी पता है, देखो नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन थे, इन्हीं को जो है रॉयल ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पे खत्म हो चुका है, अगले तरफ चलते हैं। लास्ट के कुछ 3 क्वेश्चंस बचे हैं, इनको फ्री करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ पर हरी झंडी उसको दिखाई थी? तो बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई या विजयवाड़ा। तो सबसे पहले तो बेंगलुरु में स्टार्ट की गई थी। ठीक 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु से क्रांतिकारी संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया था। चलो पुराना क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन था वो पुराने समय में, तो इसलिए जब बता तो रहे हैं ये पेपर है आपको, तो प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो इसलिए आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को भी मिल जाएंगी। खैर आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? कोप 2027 शिखर सम्मेलन में सऊदी अरब ने कब तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन व देश बनने का लक्ष्य रखा? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, करंट क्वेश्चन था, 2060 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलो 100 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हो? पत्रकार वर्ष 2021-22 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किससे सम्मानित किया गया? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये भी पुराना क्वेश्चन है, और ये दिया गया था अजीत अंजुम और आरफा खानम शेरवानी को। ठीक है, चलो ये पुराने क्वेश्चन है, करंट के उस समय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नहीं है बिल्कुल भी। चलो जो आज की हमारी क्लास है ये यहीं तक रहेगी, आपको जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगी, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।